नमस्कार साथियों, साइकोलॉजी मास्टर में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम जिसे सीखना या लर्निंग भी कहा जाता है। वैसे तो अधिगम या सीखना एक बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसकी वैज्ञानिक ढंग से परिभाषा देने की कोशिश करी है। वैसे तो सीखना व्यवहार में हुए परिवर्तन को कहा जाता है, लेकिन हर प्रकार का हुआ व्यवहार परिवर्तन सीखने की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि कुछ व्यवहार परिवर्तन जो है वो थकान से, दवाइयों के सेवन से या परिपक्वता से या किसी बीमारी के कारण भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार के हुए व्यवहार परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में वही व्यवहार परिवर्तन सीखना है जो कि अभ्यास या अनुभूति से या अभ्यास या अनुभव से व्यक्ति के व्यवहार में हुआ हो। तो हम कह सकते हैं कि अभ्यास या अनुभव से व्यक्ति के व्यवहार में हुआ परिवर्तन ही अधिगम या सीखना कहलाता है। इसके लिए सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा है सर्टेन, नॉर्थ, स्ट्रेंस तथा चैपमैन की। इनके अनुसार सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। दूसरी परिभाषा जो है वो है मॉर्गन, किंग, विज तथा स्पोकलर की। इनके अनुसार अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। तो हमने इन दो परिभाषाओं को देखा है। इन दो परिभाषाओं के अध्ययन से जो दो बातें निकल के आती हैं उसके अनुसार सीखना क्या है उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली चीज जो निकल के आती है वो है व्यवहार में हुआ परिवर्तन सीखना कहलाता है। अब जो पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत ये है कि व्यवहार किसी भी चीज को सीखना कहलाने के लिए व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होना जरूरी है। अगर व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो सीखना नहीं कहलाएगा। अब ये जो व्यवहार में हुआ परिवर्तन है ये अच्छा या बुरा दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी कि ये एक अच्छा व्यवहार परिवर्तन भी हो सकता है और कुछ बुरा व्यवहार परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति है वो साइकिल चलाना सीखता है या पेंटिंग करना सीखता है या ऐसा कुछ करता है तो वो उसका क्या हो गया, अच्छा व्यवहार परिवर्तन हुआ है। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति चोरी करना सीखता है, झूठ बोलना सीखता है तो ये भी उसके लिए एक सीखना है, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। इसलिए ये जरूरी है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होना होगा तभी वो सीखना कहलाएगा। अब दूसरी चीज जो इसमें निकल के आती है वो है कि व्यवहार में जो परिवर्तन है वो अभ्यास या अनुभूति से हुआ हो। अब व्यवहार में हर प्रकार का परिवर्तन होता है वो सीखना नहीं कहलाता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के व्यवहार में जो ये परिवर्तन हुआ है वो अभ्यास के माध्यम से हुआ हो, यानी कि उसने लगातार उस चीज की प्रैक्टिस करी है, अलग अलग कोशिशें करी है जिसमें उसमें कुछ त्रुटियां हुई है, उसने फिर वो त्रुटियां सुधारी है। तो एक के बाद एक अभ्यास कर करके वो चीजें जो सीखता है वो सीखना कहलाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वो टाइपिंग करना सीखता है तो इसके लिए वो लगभग महीने भर से या 2 महीने तक लगातार ये प्रैक्टिस करता है, ये अभ्यास करता है, जिससे वो उसमें पारंगत हो जाता है। तो इस प्रकार जब उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। दूसरी चीज जो इसमें है वो है अनुभूति, यानी कि अभ्यास के साथ साथ अगर कुछ व्यवहार परिवर्तन ऐसा भी होता है व्यक्ति में जो उसकी अनुभूति से या तुरंत उसके कुछ ऐसी अनुभूति होती है जिससे उसका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो किसी गर्म चीज को छूता है तो एक बार छूने से उसको ये पता चल जाता है या वो सीख जाता है कि उसमें इस प्रकार की गर्म चीजों को उसको नहीं छूना चाहिए। तो ये दो बातें आ गई, पहला व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए और दूसरी ये जो परिवर्तन है ये अभ्यास या अनुभूति के द्वारा होना चाहिए। तीसरी जो इसमें बात निकल के आती है वो है ये जो परिवर्तन हुआ है वो अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। अब इसमें दो चीजें आती है कि अपेक्षाकृत और दूसरा स्थायी। तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यवहार जो व्यक्ति ने सीखा है वो स्थायी होना चाहिए,
यानी कि ऐसा नहीं है कि उसने 1 मिनट के लिए सीखा और फिर वो चीज इसमें से चली गई है, वो उस चीज को भूल गया है, तो वो ऐसा व्यवहार परिवर्तन सीखना नहीं कहलाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसने टाइपिंग सीखी है या उसने साइकिल चलाना सीखा है, तो अगर ऐसा जो उसमें व्यवहार परिवर्तन हुआ ये उसमें कम से कम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने इतना उसमें रहेगा, यहां तक वो चीजें उसमें उसमें वो सीखी हुई उसमें परिवर्तन वो व्यवहार में रहेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि इसकी कोई निश्चित अवधि है, ये हम कह नहीं सकते कि ये 4 महीने के लिए स्थायी होना चाहिए या 5 महीने के लिए स्थायी होना चाहिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जिंदगी भर के लिए उसके अंदर स्थायी परिवर्तन हो चुका है। अभी अपेक्षाकृत स्थायी क्यों है? क्योंकि अगर कई बार ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति उस चीज को एक बार सीख के उसको बाद में दोहराता नहीं है या उसे छोड़ देता है, तो एक समय अवधि के बाद में वो चीजें वो भूल जाता है। जैसे अगर वो व्यक्ति टाइपिंग करने वाला उदाहरण हम लेते हैं, तो अगर वो टाइपिंग करना सीख गया है और ऐसा मान लो कि उसने साल भर या 2 साल उस चीज को वापस रिपीट नहीं किया है, उसको वापस नहीं दोहराया है, तो हो सकता है कि वो ये चीज भूल गया हो। इसके साथ ही इसमें एक चीज और आती है कि इस प्रकार का जो व्यवहार परिवर्तन हुआ है वो अभ्यास या सीखने से तो होता ही होता है, पर ये किसी भी प्रकार के अभिप्रेरक जैसे कि भूख, नींद या इस प्रकार की जो तुरंत जो चीजें होती है उससे नहीं हुआ होना चाहिए। इन चीजों से भी व्यवहार में एकदम से परिवर्तन आता है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा होता है तो अलग अलग तरीके से वो व्यवहार करता है, तो ऐसा व्यवहार परिवर्तन भी सीखने के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें 3 चीजें आई है। पहली ये कि जो सीखने के लिए जरूरी है कि व्यवहार में परिवर्तन हुआ हो। दूसरी ये आती है कि ये जो परिवर्तन है ये अभ्यास या अनुभूति से हुआ हो। और तीसरी जो चीज है वो है ये जो परिवर्तन है ये अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं जो हम सीखने से रिलेटेड करते हैं या जिसको हम अधिगम के अंतर्गत लेते हैं। जिसमें जो हमने ये परिभाषा और ये चीजें पढ़ी, इसमें ये चीज निकल के आती है कि जो व्यक्ति में व्यवहार में परिवर्तन हुआ हो वो अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए और किसी अभ्यास या अनुभूति से उसको होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के तुरंत जो अभिप्रेरक हमारे सामने आते हैं, नींद, भूख, काम आदि चीजों के द्वारा वो परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये तो था एक थोड़ा सा अधिगम या सीखना क्या है। दूसरी चीज अब जब हम पढ़ते हैं वो है अधिगम की विधियां, यानी सीखने की विधियां कौन कौन सी है। जब हम किसी चीज को सीखते हैं तो उसके अंतर्गत जो हम प्रक्रिया यूज करते हैं तो उस चीज को या हम कोई मेथड यूज करते हैं उसे अधिगम की विधियां कहा जाता है। अधिगम की विधियों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहली जो विधि आती है वो है अविराम विधि या विराम विधि। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, अविराम विधि उस विधि को कहा जाता है जिसमें अगर कोई विद्यार्थी या व्यक्ति किसी चीज को सीखता है तो बिना रुके लगातार अभ्यास करते हुए उस चीज को सीखता है। जैसे कोई विद्यार्थी कोई पाठ या कविता याद कर रहा होता है तो वो लगातार उसको शुरू से अंत तक जब तक उसको याद नहीं हो जाती तब तक वो उसको याद करता रहता है और उसको पढ़ता रहता है। दूसरी जो विधि है वो है, दूसरी जो इसमें आती है वो है विराम विधि, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद में कुछ देर के लिए व्यक्ति विश्राम करता है और फिर वापस फ्रेश होकर या फिर वापस तरोताजा होकर वापस से फिर उसको याद करने लग जाता है। अब इसमें यह बात आती है कि कौन सी विधि इन दोनों में से जो सही रहती है या कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ रहती है। तो हिलगार्ड ने इन जो दोनों विधियां उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया है और उनका यह कहना है कि अगर जो याद किए जाने वाला या सीखने वाला जो पाठ है वो अधिक लंबा नहीं हो तथा अधिक उसमें सूझबूझ की आवश्यकता नहीं हो तो हम इस प्रकार के सीखने के लिए हम अविराम विधि का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हमारा जो सीखे जाने वाला पाठ है वो बहुत ज्यादा लंबा है और उसमें ज्यादा से ज्यादा सूझबूझ की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसी स्थिति में हम विराम विधि का उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें एक बात ये आती है कि कब हमें विराम लेना चाहिए या कितनी देर का विराम हमें लेना चाहिए किसी भी जब हम विराम विधि के द्वारा सीखते हैं। तो इसमें भी हिलगार्ड ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि व्यक्ति को तब विराम लेना चाहिए जब उसे थकान महसूस होने लग जाए या जब वो उसको थोड़ी सी निरसता उसको महसूस होने लग जाए तब उसे विराम लेना चाहिए। और विराम की अवधि कितनी हो? विराम की अवधि कम से कम इतनी हो जिसमें वो थोड़ा सा व्यक्ति खुद फिर से तरोताजा या फ्रेश महसूस करने लग जाए। इस प्रकार अलग अलग अध्ययन के माध्यम से मनोवैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किए उसके अनुसार जो विराम विधि है वो अविराम विधि से अपेक्षाकृत ज्यादा सुगम रहती है। क्यों सही रहती है? क्योंकि एक तो जब
जो व्यक्ति विराम विधि से सीखता है तो उसके अंदर उस चीज को सीखने की रुचि बनी रहती है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े अंतराल के बाद उस चीज को सीखता है। दूसरी चीज ये होती है कि विराम विधि से सीखी हुई चीजें हैं वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि जब वो बीच में विराम लेता है तो उसके जो पहले के स्मृति चिन्ह हैं वो और अधिक सुदृढ़ हो जाते हैं उसके अंदर। तो वो एक के बाद एक चीजें सीखता है तो वो विराम ले लेके तो उसके अंदर जो स्मृति चिन्ह है वो ज्यादा सुदृढ़ हो जाते हैं और वो चीजें उसे ज्यादा समय तक याद रहती है। तीसरी चीज इसमें जो आती है वो है कि विराम विधि से सीखने में व्यक्ति में मानसिक उबता उत्पन्न नहीं होती है, जिसकी वजह से वो और अधिक अच्छे तरीके से चीजों को सीख पाता है। दूसरे प्रकार की जो विधि आती है वो है पूर्ण विधि तथा अंश विधि। पूर्ण विधि उस विधि को कहा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति जब कोई पाठ सीखता है तो वो शुरू से लेके आखिर तक उसे लगातार उसको बार बार दोहराते हुए सीखता है। दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति किसी पाठ को बीच बीच में आधा आधा उस करके उसको याद करता है तो इस प्रकार की विधि को अंश विधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि अगर कोई एक कविता है जिसमें 5-7 दोहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति इन दोहों को शुरू से लेके आखिर तक जो सारे के सारे दो एक साथ रटता है, याद करता है, तो वो हो गया पूर्ण विधि का उदाहरण। अगर कोई व्यक्ति एक एक दोहा याद करता है अलग अलग, जैसे कि उसने पहला दोहा याद किया, उसके बाद दूसरा दोहा वो याद करता है, उसके बाद तीसरा दोहा वो याद करता है, तो इस प्रकार जब वो व्यक्ति याद करता है तो वो क्या होता है, अंश विधि का उदाहरण होता है। अब इसमें से कौन सी विधि वो सही रहती है, वो ये मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि जब कोई सीखे जाने वाला पाठ अधिक लंबा नहीं हो तथा उसमें तार्किक क्रम हो, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तब उसमें क्या रहता है, पूर्ण विधि अधिक सहायक या उपयोगी रहती है। दूसरी तरफ अगर कोई पाठ है वो बहुत ज्यादा लंबा है और उसमें कोई तार्किक क्रम नहीं है, तो इस प्रकार की जो सीखना होता है उसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अंश विधि से सीखना चाहिए। अंश विधि से सीखने में ये होता है कि व्यक्ति थोड़ा उसको जो सीखा हुआ उसका ज्ञान होता रहता है। होवलैंड ने दोनों विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करके ये बताया है कि कौन सी विधि अधिक सर्वश्रेष्ठ रहती है। तो उन्होंने इसके लिए अलग अलग चीजें बताई है कि जैसे अलग अलग परिस्थितियां बताई है कि किस परिस्थिति में कौन सी विधि है जो अधिक उपयोगी रहती है। जैसे कि उनका कहना है कि पहली बात ये कहते हैं वो कि अगर सीखे जाने वाले व्यक्ति में अत्यधिक मोटिवेशन है, अत्यधिक अभिप्रेरित वो व्यक्ति है, तो उसे पूर्ण विधि से सीखना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि जब किसी व्यक्ति कोई चीजें सीखता है तो शुरू में उसे अंश विधि से सीखना चाहिए और बाद में जब उसे कुछ चीजों का नॉलेज हो जाए तो उसे पूर्ण विधि से उस चीज को सीखना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने बताई है कि बच्चों में अंश विधि तथा वयस्कों में पूर्ण विधि अधिक सहायक रहती है। तीसरी चीज जो उन्होंने बताई है, चौथी चीज कि जब कोई व्यक्ति अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, अधिक प्रखर बुद्धि वाला होता है, तो उसके लिए पूर्ण विधि तथा सामान्य या कम बुद्धि वाले व्यक्तियों के लिए जो है वो अंश विधि अधिक सहायक रहती है। अंतिम या पांचवी चीज जो उन्होंने बताई है वो ये है कि जब किसी सीखे जाने वाली चीज है उसका लंबाई ज्यादा नहीं हो तथा उसमें अंदर तार्किक क्रम रहता है, तब व्यक्ति को पूर्ण विधि से सीखना चाहिए। तथा जब कोई जो सीखे जाने वाला पाठ या विषय है वो अधिक लंबा है, तब क्या होना चाहिए कि उसे अंश विधि से सीखना चाहिए। तो ये हो गई दूसरी विधि जिसे हम कहते हैं पूर्ण विधि या अंश विधि। तीसरी प्रकार की जो विधि है या जिसे तीसरे प्रकार का जो सीखना कहा जाता है उसे कहा जाता है वो है सह-अभिप्राय सीखना या प्रासंगिक सीखना। जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य के लिए यानी किसी उद्देश्य को लेकर चलते हुए कोई चीज सीखता है तो उसे सह-अभिप्राय सीखना कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर किसी चीज को सीखने के लिए व्यक्ति कोई उद्देश्य नहीं है, किसी भी प्रकार का लक्ष्य उसके सामने नहीं है, तो ऐसे प्रकार के सीखने को प्रासंगिक सीखना कहा जाता है। जैसे कि मान लो स्कूल में कोई विद्यार्थी है, वो अपने पाठ याद करता है, अपने सब्जेक्ट या लेसन को पढ़ता है, तो उसके सामने उद्देश्य होता है कि उसे एग्जाम में परफॉर्म करनी है या क्लास टेस्ट में उसको ये चीजें करनी है। तो इसलिए जब वो इन चीजों का अध्ययन करता है तो वो उसके लिए क्या आती है, एक सह-अभिप्राय सीखना है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक प्रिंसिपल की गाड़ी उसके क्लासरूम के बाहर खड़ी रहती है, तो जब वो खिड़की में बैठा रहता है तो ऐसे ही रोज उस
गाड़ी को देखता रहता है तो उस गाड़ी के नंबर उसको याद हो जाते हैं। तो उस प्रकार की गाड़ी के नंबर याद करने के पीछे उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसे किसी प्रकार से उस गाड़ी के नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो उस गाड़ी के नंबरों को सीख जाता है। तो इस प्रकार का जो सीखना है वो है प्रासंगिक सीखना, जो कि अपने आप से ही उसमें हो जाता है। तो ये चीजें जो आज हमने पढ़ी है वो है, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की कुछ परिभाषाएं हमने देखी है, फिर उसमें से कौन कौन सी चीजें निकल के आती है, जैसे कि व्यवहार में परिवर्तन होना जरूरी है, फिर वो अभ्यास या अनुभूति से हो, तीसरा वो अपेक्षाकृत स्थायी हो। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कुछ लोग जो है वो अभ्यास तथा अनुभूति के साथ में एक तीसरी चीज भी जोड़ते हैं, वो है प्रशिक्षण। यानी कि वो ये कहते हैं कि सीखना वह है जो अभ्यास, अनुभूति तथा प्रशिक्षण से व्यक्ति के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। तो ये प्रशिक्षण जो है ये मैं इसी प्रकार जो ये अभ्यास है उसी में लेके चलता हूं। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को प्रशिक्षण देता है तो जो सीखने वाला व्यक्ति होता है वो खुद ही उस चीज को बार बार उसका प्रैक्टिस करता है। जब से अगर कोई किसी को तैरना सीखने के लिए किसी को प्रशिक्षण देता है तो जो सीखने वाला व्यक्ति होता है वो खुद अभ्यास करके बार बार उस चीज को सीखता है। तो इसको अलग से लेके चलने की जरूरत नहीं है कि एक अलग से एक जो कारक जोड़ने की जरूरत नहीं है कि प्रशिक्षण के द्वारा भी परिवर्तन हुआ हो। हम इन दो चीजों को ले सकते हैं, अभ्यास या अनुभूति ही इसमें मेन चीज होती है। तो ये हमने पढ़ा। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि कौन कौन सी विधियां इसके अंतर्गत होती है। सबसे पहली विधि थी अविराम विधि तथा विराम विधि, दूसरी थी अंश विधि तथा पूर्ण विधि, और तीसरा है वो है सविप्राय सीखना तथा प्रासंगिक सीखना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम अधिगम के बारे में दूसरे पार्ट में और भी सारी चीजें इसकी पढ़ेंगे, कुछ अधिगम के सिद्धांत और कुछ दूसरी चीजें भी हम इसमें पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।